तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक पार्टी हो रही होती है जहां पर सभी नोबल्स को बुलाया गया होता है। तो ये पार्टी ब्लू मून पार्टी की होती है क्योंकि वहां पर प्रोफेसर पुकमैन जो होते हैं उन्होंने पार्टी दी होती है क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो डंजन में काफी अच्छा करके आई थी। इसके साथ प्रोफेसर पुकमैन जो होते हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी तरफ ध्यान से सुनो। तुम सभी लोगों को ये बात तो पता होगा कि पिछले 3 साल से हमारी जो ब्लू मून पार्टी है वो कितना ज्यादा बेहतर कर रही है और इस बार भी जो हमारे जो कंपटीशन हुआ था यानी कि सिंगल रैंकर जो कंपटीशन हुआ था उस सिंगल रैंकर कंपटीशन में हमारे 7 डिसाइपल्स यानी हमारे 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सिंगल रैंकर का टाइटल लेकर वापस आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्दी हमारी ब्लू मून पार्टी जो है ये पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट पार्टी बन जाएगी और हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्टी बनकर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत और बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी लेगेसी जो है वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और इसी के साथ ही वो सभी से कहते हैं ठीक है, सभी नोबल्स के नाम और सभी लोग वहाँ पर टोस्ट करते हैं और सभी लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स पीना स्टार्ट करते हैं। जबकि यहीं पर दिखाता है कि एजेस जो होती है वो साइड के ऊपर खड़ी होती है और सभी को देख रही होती है किस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई यहाँ पर किसी कामनर की बात नहीं करता। तो जब हमारी लेडी एजेस वहाँ पर खड़ी होती है तो काफी सारे लड़के जो होते हैं उसके पास आते हैं और आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डांस करना चाहोगी। बहुत सारे लड़के वहाँ पर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। कोई उसे कहता है कि मेरे साथ ड्रिंक करो, कोई से कहता है मेरे साथ डांस करो और सभी उसे घेर कर खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर से अल-फहीम आ जाता है। तो अल-फहीम उन लोगों से कहता है कि देखो तो जरा तुम सभी लोग मेरी लेडी के इर्द गिर्द इस तरह से क्यों जमा हो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब तुम कौन हो। तो जब उसे गौर से देखते हैं तो वो लोग कहते हैं ये तो अल-फहीम ट्रैंक्विंसी है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अल-फहीम उन लोगों से कहता है कि लेडी एजेस जो है उनके साथ मेरी पहले से डेट है और हम दोनों यहाँ पर डांस भी करने वाले और पीने भी वाले हैं। इसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ जाकर अपने लिए कोई और लड़की ढूंढो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर साइड के ऊपर चले जाते हैं। और अल-फहीम जो होता है वो लेडी एजेस से कहता है क्या तुम मेरे साथ बैल्कनी में आओगे, हम लोग वहाँ पर चलकर बैठते हैं और बात करते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बैल्कनी में आने के बाद अल-फहीम उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम हमारी पार्टी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नोबल्स की बात करते हैं और यहाँ पर कॉमनर्स को डिस्पाइज करते हैं। तो इसी के साथ ही जस्ट उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी यहाँ पर कॉमनर्स को डिस्पाइज करते हो, क्या तुम्हें कॉमनर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर बात की जाए पार्टी के हवाले से तो पार्टी के हवाले से हाँ कॉमनर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इंसानियत के हवाले से तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे कॉमनर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि हमारी नोबेलिटी जो है वो कॉमनर्स से ज्यादा बेहतर है और हम लोग यहाँ पर कॉमनर्स को कॉमनर्स की जगह पर रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही हमारा अल-फहीम उसे कहता है कि प्रोफेसर पुकमैन के ऊपर भी मैं यहाँ पर ये दोष नहीं दे सकता कि वो कॉमनर्स से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं क्योंकि उनकी नेफ्लिका फैमिली जो है वो उनके खून में है जहाँ पर कॉमनर्स से नफरत करना। क्या तुम्हें उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पता है? लगता है कि तुम्हें उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हर वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बात करते रहते हैं नोबिलिटी, प्राइड और यहाँ पर कॉमनर्स को नीचा दिखाना और अपने आप को यहाँ पर बड़ा दिखाना, सब कुछ वो इसी तरह से बात करते हैं क्योंकि ये उनके खून में शामिल है। जिन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड से ये सब कुछ चलता आ रहा होता है वो लोग कभी यहाँ पर बदलते नहीं है। उनकी नफरत कॉमनर्स के लिए कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे कि तुम यहाँ पर डोनोवान हाडूने को ही देख लो। डोनोवान हुन जो है वो यहाँ पर भी ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पर उसके फादर को कॉमनर्स की रिपब्लिक रेड के दरमियान मारा गया था, यानी कि उसके जो नोबल फादर थे वो मर गए थे कॉमनर्स के हाथों से। इसी वजह से वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और एक ना एक दिन वो प्रोफेसर पुकमैन की तरह ही बहुत ज्यादा नफरत वाला जहरीला इंसान बन जाएगा जो कॉमनर्स से नफरत करता है। अल-फहीम जहाँ पर एजेस्ट को सारी बात बताता है कि यहाँ पर नेफ्लिका फैमिली ने किया था। वो उसे कहता है कि 12 साल पहले तक यहाँ पर नेफ्लिका फैमिली जो थी वो कॉमनर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और कॉमनर से नफरत करने की वजह से उन लोगों ने यहाँ पर जिस एम्परर को चूज किया था उस एम्परर के बनने यानी इस वक्त हमारा जो करंट एम्परर है उसके बनने में भी यहाँ पर नेफ्लिका फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो प्रोफेसर पुकमैन की फादर का नाम ब्राहम नेफ्लिका था। ब्राहम नेफ्लिका जो था वो एक बहुत ही क्रूर इंसान था। उसने यहाँ पर एम्परर को एम्परर की गद्दी के ऊपर बिठाया था क्योंकि उसके साथ बहुत सारे नोबल्स थे और एम्परर को उसकी सपोर्ट की जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उसे खुली छूट दी हुई थी और उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा कमीना इंसान था। उसने यहाँ पर लाखों कॉमनर्स को मार डाला था, यानी कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी नोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए उसने बहुत सारे कॉमनर्स को मार डाला था। ये एक बहुत ही बड़ा मैस जेनोसाइड था जो कि उसने किया था और उसके बाद से उसका बेटा यानी कि पुकमैन नेफ्लिका वो भी बिल्कुल उसी की तरह ही है, यानी कि उसके नक्शे कदम के ऊपर ही चल रहा है और बिल्कुल उसी तरह ये बहुत ज्यादा जालिम और कॉमनर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो वो लोग कभी यहाँ पर बातें कर रहे होता है किसी के साथ ही पुकमैन वहां पर आ जाता
जाते हैं और कहते हैं कि तो तुम लोग जहाँ पर वो स्पेशली अल-फहीम से कहते हैं कि अल-फहीम के जैसे तुम दोनों जहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अंदर आकर पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। तो अल-फहीम उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर बस थोड़ी सी हवा लेने के लिए आए थे। तो इसी के साथ प्रोफेसर उसे कहता है कि अंदर तुम्हें अपने गेस्ट को अनअटेंडेड नहीं छोड़कर आना चाहिए। तो अल-फहीम वहां पर जाओ, अंदर जाकर एक लड़की तुम्हारा वेट कर रही है, यंग मिस वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही है जो कि रॉड वैंगर फैमिली से, और तुम्हें उसका बिल्कुल भी यहाँ पर उसे वेट नहीं करवाना चाहिए। तो अल-फहीम कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी जाता हूँ, जाकर उससे बात करता हूँ। जैसे वहां पर से जा रहा होता है, इसी के साथ प्रोफेसर पुकमैन उसे रोकते हैं और उसके कान में कहते हैं ये तुम क्या बकवास किए जा रहे थे, ट्राइक्वेंसी, तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगवानी चाहिए, और तुम जहाँ पर मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में एडजस्ट को क्या बकवास बातें बताई जा रहे थे। तो वो आगे से हंसना शुरू कर देता है। प्रोफेसर पुकमैन से कहता है कि मैं अगली बार इस बात को याद रखूंगा, इसलिए प्लीज अब मुझे यहाँ पर से अंदर जाने दे, और वो अंदर चला जाता है। तो अल-फहीम के चले जाने के बाद प्रोफेसर जो होते हैं वो एडजस्ट से कहता है कि तुम्हें इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही यहाँ पर बकवास कर रहा था। तो एडजस्ट उसे कहती है लेकिन वो सिर्फ सच ही तो बोल रहा था, उसने झूठ कौन सा बोला। तो प्रोफेसर पुकमैन उसे कहता है कि अच्छा तो अब तुम भी यहाँ पर उसकी बातों को मानने लग गए, और इससे पहले कि तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देना स्टार्ट करो, तुम्हें कम से कम हमारी और तुम्हारी फैमिली के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको नजर में रखना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली और हमारी नेफ्लिका फैमिली के दरमियान में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी रॉक पैलेस फैमिली और हमारी नेफ्लिका फैमिली जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। असल में हमारी एडजस्ट जो है ये किंग्स क्राउन इसका जो टाइटल है वो इसका रियल टाइटल नहीं है, बल्कि इसका नाम जो है वो एडजस्ट रॉक पैलेस है, और ये जो है ये एम्परर पैलेस है, ये एम्परर की यानी प्रिंसेस ही हुई। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से ऐसा हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नेफ्लिका फैमिली का नाम है और तुम्हारे पास तुम्हारी रॉक फैमिली का नाम है। रॉक पैलेस फैमिली का नाम तुम्हारे साथ होने का मतलब यह है कि तुम कभी भी यहाँ पर इस फैमिली स्टेटस को छोड़कर नहीं निकल सकती। तुम्हारी रॉक पैलेस फैमिली भी हमारी तैसी है, यानी कि तुम लोग भी कामनर से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तुम यहाँ पर चाहे कितना ही कह लो कि तुम कामनर से नफरत नहीं करती, लेकिन तुम्हारी रॉक पैलेस फैमिली जो है वो कामनर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ही जल्दी जब तुम्हारी शादी करने का वक्त आएगा तब यहाँ पर तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढा जाएगा जो कि तुम्हारे फादर के जैसा ही दो कामनर से नफरत करने वाला कोई नोबल हो। तो ये बात सुनते ही हमारी जो प्रिंसेस होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जस्ट वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अपने माना को कंट्रोल करो, तुम अपने माना को कुछ ज्यादा रिलीज किए जा रही हो। मैं यहाँ पर तुम्हें फैमिली शक्ल्स के बारे में बता रहा हूँ कि तुम कभी भी अपनी फैमिली के इस टाइटल से बाहर नहीं निकल सकती, तुम्हें अपनी फैमिली के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसा तुम्हें फैमिली कहेगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ता है। तुम यहाँ पर इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। तुम तो अपनी मर्जी से यहाँ पर इस पार्टी को छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि तुमने यहाँ पर इस पार्टी को ज्वाइन तो कर लिया लेकिन तुम्हारा दिल इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये बात सुनने के बाद हमारी जो एडजस्ट होती है उसे कहते हैं कि तुम्हारी ये पार्टी ब्लू मून पार्टी बिल्कुल बेकार है। तो ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर उसे कहते हैं कि चलो तुम्हारे लिए ये बेकार ही होगी, लेकिन नोबल्स के लिए ये बहुत ही खास पार्टी है, क्योंकि ब्लू मून पार्टी ने एक बहुत ही खास अचीवमेंट हासिल किया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो हमारी एडजस्ट उसे कहती है नहीं, इसके पीछे मकसद कुछ और है, क्योंकि तुमने जहाँ पर डेट के साथ हेरा फेरी की, तुमने जहाँ पर हमारे डिजायर की पार्टी को टावर ऑफ मैजिक में रिकमेंड नहीं होने दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पार्टी मना रहे हो, तुम यहाँ पर इसी वजह से एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि डिजायर की पार्टी को जहाँ पर टावर ऑफ मैजिक के अंदर रिकमेंडेशंस नहीं मिल पाए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने डेट के अंदर हेरा फेरी की, तुम इसी वजह से अब तुम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। तो प्रोफेसर पुकमैन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बेकार पार्टी को जहाँ पर उसका नाम भी लेना चाहिए, वो एक बहुत ही बेकार सी पार्टी है जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसी बात सुनने के बाद प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें टीम का लीडर बनाया था, लेकिन इसके बावजूद तुम उस डिजायर लड़के को हरा नहीं पाई। अगर तुम वहां पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाती और टाइम रहते उन तीनों को एलिमिनेट कर देती तो आज वो अल्फा क्लास में बिल्कुल भी नहीं होते और मुझे ये सारे के सारे गंदे काम नहीं करने पड़ते, मुझे यहाँ पर डेट्स में हेराफेरी नहीं करनी पड़ती ताकि वो लड़का जो टावर ऑफ मैजिक में रिकमेंड ना हो सके, और मुझे यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुम यहाँ पर रॉक पैलेस से नहीं होती तो मैंने कब का तुम्हें ब्लू मून पार्टी से निकाल दिया होता। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी एजेंसी यहाँ पर ब्लू मून पार्टी को छोड़ देगी, क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद उसका ब्लू मून पार्टी को छोड़ना बनता है।